क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हैं? पिज्जाज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको हम क्या कहते हैं इन आवर वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन? क्या इट्स कॉल्ड SAD, सैड डाइट। घरों में कहते हैं कि इसमें गुड़ डाल दो? ये ऐसा स्विच है जो हमें सेल किया गया ये बोल के कि हेल्दी है, कि हनी, जैगरी। ये फंक्शनल मेडिसिन क्या बिना मेडिसिन के ही आदमी को ठीक कर देगी? दो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसके लाइफ से मैं क्या हटा दूं और मैं क्या इसके लाइफ में ऐड कर दूं कि इसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। कैसे हम इंश्योर करें कि हम जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं? 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, उसे मत खाइए। गट पूरा एग्जैक्टली क्या होता है? आपकी गट लाइनिंग एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी है। ये एसिड रिफ्लक्स का बहुत इशू है। प्लेट अनलिमिटेड है बट स्टमक की कैपेसिटी लिमिटेड है, वो भूल जाते हैं। तो हम बात ब्लोटिंग की कर लेते हैं। अलग अलग टाइप्स की ब्लोटिंग है एंड सबके अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग एवेलुएशन है। लोगों को बार बार वॉशरूम जाने की आदत सी हो जाती है कई बार। ये सिम्टम्स के साथ है जैसे ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, इवन ब्लड इन योर स्टूल। दैट इज वेयर आई से कि रेड फ्लैग्स हैं। तो क्या चाय को खाली पीना चाहिए या कुछ साथ में खाना चाहिए? चाय पीने का सही तरीका क्या है? ये तो पूरी इंडिया की आपने ना दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है। जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं तब लोगों को लगता है कि हम थोड़ा सा खूबसूरत लगें, खास करके लड़कियों को लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? आई थिंक उसके लिए तो आई ट्रस्ट ओनली वन थिंग विच इज अपनी गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा है कि आपको एसिडिटी है, आपको ब्लोटिंग हो रही है और आप क्या करते हो, एक एंटासिड खाते हो, उसके बाद आपको आराम मिल जाती है, फिर आप सोचते नहीं हो अपने गट के बारे में। लेकिन गट प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं आजकल, उसको और डिटेल में समझते हैं और कैसे इसको सही किया जाएगा उसको भी समझते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर अंशिका हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशिका, हमें वक्त देने के लिए। लेकिन ये गट के ऊपर आपने कैसे सोचा कि इस पर ही एक्सपर्टीज़ करते हैं, उस पर कुछ पढ़ाई करते हैं और लोगों को सॉल्यूशन देते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट। नाउ आई यूज टू बी एक रेगुलर डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में। मैंने इंडिया में भी प्रैक्टिस किया है, UK में भी प्रैक्टिस किया है। एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि लोग हॉस्पिटल में बीमार आते हैं बट ठीक नहीं हो रहे हैं लोग, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम रूट कॉजेज जो हमारे डिजीजेस के हैं, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे स्ट्रेस में, हम उनको अनएड्रेस छोड़ते हैं एज डॉक्टर्स एंड एज अ होल मेडिकल फ्रेटर्निटी एज वेल। तो देन आई रिसर्च्ड इनटू इट, आई लुक्ड इनटू फंक्शनल मेडिसिन विच इज़ अ रूट कॉज मेडिसिन। और वहाँ पे वाइल स्टडिंग इन द US मुझे पता चला कि गट कितना इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल मेडिसिन में वी हैव अ सेइंग, व्हाट हैपन्स इन द गट does not stay in the gut, which means कि आपका गट आपकी हर बॉडी पार्ट, ब्रेन से लेके मसल से लेके हार्मोन से लेके हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फॉर मी, वेयर आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द गट हेल्थ एंड लुकिंग इनटू द गट माइक्रोबायोम। एंड वहाँ से व्हेन आई स्टार्टेड वर्क एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग in real clinical cases कि क्या डिफरेंस आता है, आई थिंक दैट वाज व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी टू वर्क इन दिस फील्ड। डॉक्टर अंशिका, अभी ये बात चल रही है क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन के बारे में बोला आपने। यहाँ पर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया है। बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक अलग एक्सपर्ट बैठा हुआ है। ये फंक्शनल मेडिसिन क्या बिना मेडिसिन के ही आदमी को ठीक कर देगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं। आई थिंक फंक्शनल मेडिसिन में जो मैंने फील किया है, योर लेंस चेंजेस सडनली। आप बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देख रहे, आप एक पूरे इंसान को देख रहे हैं, आप उनकी हैबिट्स को देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं, 2 सवाल आप पूछ रहे हैं, इसकी लाइफ से मैं क्या हटा दूँ कि इसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे ख़राब खाना है, लेट नाइट्स हैं, और मैं क्या इसकी लाइफ में ऐड कर दूँ इसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, चाहे वो अच्छा खाना है, प्रोबायोटिक्स हैं, सप्लीमेंट्स है। तो बहुत सारी चीज़ों का हल, आई एम नॉट सेइंग हर चीज़ का हल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का हल बिना दवाइयों के निकल आता है व्हेन यू आस्क दीज 2 राइट क्वेश्चंस। ये पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ पर हम कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर आकर खुद बोल रहे हैं कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा खाने को ठीक ठाक करते हैं। और आप भी यही चाहते हैं मेरे ख्याल से कि खाना जो आप खा रहे हैं वो आपके बॉडी में, वो माँ होती हैं ना, कहती हैं कि आप बेटा मेरा जो खाता है उसके लगता नहीं है। तो अब प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो जो खाना आप खा रहे हो सही खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है? तो अब ये बताइए आप मुझे डॉक्टर अंशिका कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं,
वो कहीं पर भी बाहर जाते हैं और कुछ भी फूड कंज्यूम कर लेते हैं, उसमें आप डीप फ्राइड चीज़ों को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो कैसे हम इंश्योर करें कि हम जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं? आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो एक फंडामेंटल लेवल पे हमें एज इंडियंस चेंज करनी पड़ेंगी. वन ऑफ देम इज़ ऑफ कोर्स रीडिंग योर फूड लेबल्स, अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है. मेरा सिंपल रूल है, अगर किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं उसमें 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, उसे मत खाइए. वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. वो इमल्सिफायर्स, वो हज़ारों केमिकल्स आपके गट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं. सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है इज़ कि आपको ये भी समझना है आपका खाना कहाँ से आ रहा है. खाने की स्टोरेज कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कन्वीनियंस तो खरीद ली है, सब कुछ हमारे डोर स्टेप पे 5, 10, 15 मिनट में आता है. बट आई थिंक फोकस ऑन क्वालिटी is what we're missing out. And third thing that I again and again emphasize to everyone कि खाने से मत डरो. आपकी हेल्थ अल्टीमेटली खाने से बनेगी, बट सही खाने से बनेगी. स्टॉप दिस कैलोरी काउंटिंग ऑब्सेशन, भूखा रहना, स्टारवेशन डाइट्स, डिटॉक्स. स्टॉप ऑल ऑफ दैट and 1 minute के लिए start eating to nurture your biology. That's the mindset change that makes a difference. मेरी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बात हो रही थी, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका भी यही कहना था कि खाने से डरना नहीं है. उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, उसमें भी यही बात उन्होंने कही है. तो हम उसी पे आते हैं कि अब जंक फूड जो है सभी खा रहे हैं, हर कोई खा रहा है. और आपने बोला कि आप लेबल्स को पढ़ना सीखो. अगर हम लेबल पढ़ भी रहे हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव हर जगह आएगा ही, क्योंकि जो चीज़ आपको काफ़ी लंबे टाइम तक खानी तो उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ेगा. इवन आप अचार भी खा रहे हो जिसमें बहुत सारा नमक है, वो भी प्रिजर्वेटिव ही है. तो अब हम शुरुआत से बात करें समझने की कि गट पूरा एग्जैक्टली क्या होता है. थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर ही बता सकता है कि गट एक्चुअली होता क्या है और कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं. बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, इंटेस्टीन होती है या नहीं होती है, स्टमक का लेयर्स क्या होती हैं, कौन से इसमें हार्मोन्स आते हैं, पूरा आप अगर डिटेल में हमें समझा सकें तो. सो गट एक बहुत बड़ा सिस्टम है. ओके, सब लोगों को लगता है कि गट का काम होता है डाइजेशन करना. राइट. बट लेट मी टेल यू कि गट के और भी काम होते हैं. सिर्फ डाइजेशन नहीं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स. आपकी गट लाइनिंग एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी है. it is standing between what you're eating and your immune system. तो उस वॉल को मेंटेन करना, आपके गट माइक्रोबायोम को मेंटेन करना, ये सब आपके गट के फंक्शंस. आपके ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करना आपके गट के फंक्शंस है. और आपका गट स्टार्ट होता है आपके माउथ से, तो डाइजेशन भी माउथ में ही शुरू होती है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप च्यू करें अच्छे से. हम सबसे पहले लोगों को बोलते हैं कि आपको गट हेल्थ अच्छी चाहिए तो आप एकदम काम के बीच में लैपटॉप के सामने खाना बंद करो. सिट, च्यू योर फूड प्रॉपरली. फिर आपका फूड पाइप आता है जहाँ से आपका फूड जाता है टू योर स्टमक. नाउ स्टमक इज़ वेयर लोगों के सारे इश्यूज शुरू होते हैं. एसिड रिफ्लक्स. नाउ इसमें देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल पीपल कि जनरल लोगों को लगता है कि एसिड ख़राब है, आपके लिए ख़राब है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स द फर्स्ट स्टेप इन योर डाइजेशन. तो अगर आप एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशंस, एंटासिड्स पूरा टाइम खाते रहेंगे, आपका डाइजेशन सफ़र करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एसिड लेवल्स हेल्थी हों. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ऑफ कोर्स आपकी इंटेस्टाइन्स आती है जहाँ पे मेनली आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है. फिर आपका कोलॉन आता है जहाँ पे आपके गट बैक्टीरिया होते हैं सारे. और ये बैक्टीरिया इतने यूनिक होते हैं दैट इट्स स्टिल बीइंग स्टडीड एवरी सिंगल डे. इस पे इतनी रिसर्चेस हैं. बट इफ़ आई वाज टू टेल यू, इट्स एज यूनिक एज योर फिंगरप्रिंट. तो सबका गट माइक्रोबायोम बिल्कुल यूनिक है. एंड दैट्स बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ योर गट. इसमें आपका इम्यून सिस्टम, आपके गट बैक्टीरिया, आपका ग्रेट वॉल ऑफ योर गट, ये सब इंक्लूडेड है. डॉक्टर अंशिका, आपने रिफ्लक्स की बात करी. एसिड रिफ्लक्स का बहुत इशू है और एक एज के बाद सबको ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि आपका फूड या फिर आपके कोई ऐसे गैसेस हैं जो आपको रिफ्लक्स होके आ रहे हैं, आपके नेक के थ्रू जलन होती है. तो ये क्यों होता है, ये समझना चाहेंगे आपसे. सो एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है. एंड आज के टाइम पे आई थिंक 1 in 6 people, ये स्टेटिस्टिक्स हैं, 1 in 6 people in India are living with acid reflux.
अब रूट कॉजेज़ कि ये होता क्यों है, फॉर मोस्ट पीपल इट्स सिंपल, उनके लाइफस्टाइल में कुछ है, या तो खाना बहुत स्पाइसी है, बहुत ऑयली है, लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं अपनी कैपेसिटी से, बुफे में जाते हैं एंड Right. प्लेट भर लेते हैं, प्लेट अनलिमिटेड है बट स्टमक की कैपेसिटी लिमिटेड है, वो भूल जाते हैं, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस एंड स्पेशली द फैक्ट कि लोग खाने के बाद चलते नहीं है, दे विल लाई डाउन इमीडिएटली एंड दे फील कि अच्छा खाना वही है जैसे खा के नींद आ जाए, right? सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, मैं लोगों को बता देता हूँ। जो आपने बोला कि खाने की प्लेट में बहुत सारा खाना लोग रख लेते हैं, तो ऐसे ही एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको दिन में 10 बार भूख लग रही है तो सही मायने में 2 बार या 3 बार ही भूख लग रही है पेट को जो ज़रूरत है, बाकी सब दिमाग का है और ज़बान का है। टेस्ट की वजह से आपको खाना है, बढ़िया जा कर के कुछ आपने डीप फ्राइड चीज़ें खा ली, वो ज़बान मांग रही है, आपका पेट नहीं मांग रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू। ये बात मुझे लगता है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, और वही बात आप भी कह रहे हो कि प्लेट को भर के एकदम मत खा लो, एकदम ऊपर तक यहाँ तक टाइट कर लो खाने को। आई हैव मोर पॉइंट्स टू ऐड टू दैट कि अगर बार बार आपको भूख लग रही है, वो आपके हॉर्मोन्स भी हैं, आपके स्ट्रेस, आपने नोटिस किया है जब आपको स्ट्रेस होता है, कुछ मीठा, कुछ फ्राइड, कुछ नमकीन खाने का मन करता है, आप कभी नहीं सोचते कि स्ट्रेस है चलो एक एप्पल खा लो, राइट? दैट्स हाउ योर स्ट्रेस हॉर्मोन्स ट्रिक यू एंड दैट्स हाउ दे वर्क। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ब्लड शुगर रिपीटेडली ड्रॉप होता है, तो आपको फिर क्रेविंग्स होती हैं, आपकी बॉडी क्विक एनर्जी सोर्स कुछ मीठा मांगती है, राइट? सो आई थिंक हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, एंड हाउ दैट comes into the picture of acid reflux is that कि स्टमक की कैपेसिटी को समझना is very important। स्टमक आपका एसिड बनाती है और स्टमक एसिड से प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर आपका ईसोफेगस जो है, जो स्टमक के ऊपर का फूड पाइप है, उसको एसिड का इम्पैक्ट होता है, तो उससे आपको एसिड रिफ्लक्स यूजुअली फील होता है। इसके कॉजेज बहुत सारे हैं, इन्फेक्शन से भी होता है, इन्फेक्शंस लाइक एच पाइलोरी जो बहुत कॉमन है इंडिया में, उनसे भी होता है, कुछ मेडिकेशन से भी होता है जो लोगों को पता नहीं है, लोग पेन किलर्स खा लेते हैं, हेड एक, स्टमक एक, बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा गट इश्यूज़ होते हैं। गट इश्यूज़ पे जब हम बात कर रहे हैं और रिफ्लक्स की बात हमने कर ली है, तो अब हम बात ब्लोटिंग की कर लेते हैं। ब्लोटिंग भी इशू है, मुझे लगता है कि शायद ये भी आसपास ही है, उसी से रिलेटेड है, वही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा आपको भी लगता है क्या? हमारे लिए तो ब्लोटिंग इज़ अ पैंडोराज बॉक्स, बिकॉज ब्लोटिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाने के जस्ट 15 मिनट्स में उनको ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, वो लाइकली आपके स्टमक से रिलेटेड इशू है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाने के 1 आवर्स 1.5 आवर्स वाले स्पॉट में ब्लोटिंग शुरू होती है। दैट कुड बी अ साइन ऑफ समथिंग कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब स्टमक ठीक है, लेकिन आपकी इंटेस्टाइन्स में जहाँ बैक्टीरिया होने नहीं चाहिए आइडियली हैं, खाना फर्मेंट कर रहे हैं और आपको ब्लोटिंग हो रही है। और भी तरह की ब्लोटिंग होती है, लोगों को फूड इंटॉलरेंसेस, मतलब कि एलर्जी नहीं, एलर्जी का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, इंटॉलरेंस का मतलब है कि आपका गट रिएक्ट कर रहा है। तो लोगों को फूड इंटॉलरेंसेस भी होते हैं, ग्लूटेन से होते हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस इज द वन दैट्स वेरी कॉमन। ग्लूटेन, लैक्टोज, एंड देयर समथिंग कॉल्ड फर्मेंटेबल फूड्स लाइक फॉडमैप्स, उनकी इंटॉलरेंस होती है, उनसे भी ब्लोटिंग होती है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप्स की ब्लोटिंग है एंड सबके अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग एवेलुएशन है। ब्लोटिंग की अगर बात करें तो क्या ये जेनेटिक्स का भी इसमें कुछ रोल होता है? क्योंकि आपने बोला कि अलग अलग टाइप के हैं, किसी को फर्मेंटेड फूड से भी है ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, तो क्या जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आपके पेरेंट्स को ये था फिर आपको भी यही हो गया? सो देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। तो रूल ऑफ थम ये है कि जेनेटिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जेनेटिक्स हैं 20 to 30% ऑफ द पिक्चर, बाकी पिक्चर अभी भी आपकी लाइफस्टाइल है। तो बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस थोड़ी जेनेटिक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्टामीन इंटॉलरेंस जो फर्मेंटेड फूड्स टॉलरेट नहीं करते हैं, वो भी थोड़ी सी जेनेटिक है। तो हाँ, there is a genetic component also in people who have family history of things like इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वहाँ पे भी जेनेटिक कंपोनेंट आ जाता है। आप IBS की बात कर रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन इससे रिलेटेड एक सवाल और ये आता है कि लोगों को बार बार वॉशरूम जाने की आदत सी हो जाती है कई बार। कुछ भी खाते हैं, थोड़ी देर में पेट में गुड़गुड़ होती है, उसके बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो बार बार टॉयलेट जाना, क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है कि सबके बॉडी के हिसाब से अलग अलग, कोई 3 बार जाता है, कोई 4 बार जाता है, कोई 6 बार जाता है?
सो जब भी आप कुछ खाते हैं एंड उसके बाद आपको एक बाउल मूवमेंट आता है, इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है. सो फॉर मोस्ट पीपल ये बहुत नॉर्मल है. बट अगर इसके साथ आपके बाउल मूवमेंट में आपको पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, लूज स्टूल हो रहा है, तब वो नॉर्मल नहीं है. सो अबाउट 1 to 2 बाउल मूवमेंट्स अ डे विच आर not painful cramping, that's considered normal. लेकिन अगर ये symptoms के साथ है जैसे bloating, cramping, even blood in your stool, that is where I say कि red flags हैं and that's when you should see your doctor. Okay. एक या दो बार आपने बोला कि जा सकते हो आप वॉशरूम में अगर आपको लगता है कि ऐसा कॉल आ रही है आपको, ठीक है. उससे ज़्यादा में प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लूडिंग अगर आपको लगता है कि कुछ पेट में दर्द हो रहा है या फिर ब्लोटिंग हो रही है. अब हम थोड़ा सा फूड हैबिट्स के ऊपर और आते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सीधे उनको चाहिए बर्गर्स चाहिए या फिर उनको कोई ड्रिंक्स चाहिए. मैंने आपकी ही इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी आपकी, जिसमें आपने ड्रिंक्स के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बताया था. उसके बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर हम डाइट कोक पी रहे हैं, रेगुलर कोक पी रहे हैं या फिर ज़ीरो शुगर कोक पी रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है. क्योंकि शुगर तो वैसे भी अब जितना भी वाइट्स बोला गया है, मुझे लगता है डॉक्टर्स बोलते हैं मैदा, शक्कर, सॉल्ट्स, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं आप, तो वो अच्छा नहीं है आपके बॉडी के लिए. हम ड्रिंक्स से शुरू करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पर अगर आएँ तो क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हैं या फिर नहीं पीना चाहिए. ओके, सो बिकॉज आपने आज की जनरेशन और जेनजी को मेंशन किया है थोड़ा सा, आई टेल यू पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स के बारे में. आपको पता है पूरी दुनिया में ये जो अमेरिकन डाइट है, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको हम क्या कहते हैं इन आवर वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन? क्या? इट्स कॉल्ड SAD, सैड डाइट. ओके. स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, दैट्स द टर्म दैट वी यूज़. इसका मतलब है एक ऐसी डाइट जो शुगर्स में बहुत हाई है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज, ऑल दीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत हाई हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत कम है. तो आई वुड से कि अगर आज इंडिया के जेनजी ऐसी डाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो एक सैड डाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड एसेंशली व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ ड्रिंक, I think you need to, the first rule while choosing a drink is उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए. Okay. Right? So अगर आप स्टैंडर्ड कोक पी रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है. And also what is the form of sugar? It's usually high fructose corn syrup, which is the cause of fatty liver, जो इंडिया में अभी एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है. Okay. So that is your regular coke for you. बहुत ज़्यादा high in sugars, कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा है इसका, और हमारा सिटिंग जॉब होता है for most people, तो it's not suitable, I would say, obviously. When it comes to the diet coke and coke zero, all those options, उनमें the difference is कि sugar is substituted with an artificial sweetener. Artificial sweeteners के बारे में there's now so much debate, right? Saccharin है, sucralose है, aspartame है. तो the thing is, इनमें से कुछ जैसे sucralose and saccharin, इस पे we have enough data to say कि आपके gut microbiome को disrupt करते हैं over long term. And उस mechanism से they increase your risk of having diabetes in the future. तो शुगर नहीं है, but through your gut microbiome ये फिर भी आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं. राइट, सो एक्चुअली ये हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी. एस्पर्टेम और जिसे एस्पर्टेम यूजुअली यूज़ होता है कोक ज़ीरो में एंड एसके यूज़ होता है, जो ये स्वीटनर्स हैं ये भी गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं, बट इस पर लॉन्ग टर्म डेटा हमारे पास इतना नहीं है. बट येस, वी नो फॉर श्योर कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इतने अच्छी नहीं है आपके लिए. आप जब भी आपको चूज़ करना हो, चूज़ समथिंग विद स्टीविया, चूज़ समथिंग विद मंक फ्रूट, बिकॉज इनमें सेफ्टी डेटा इज़ मच बेटर. अच्छा, हम लोग को कई बार बोलते हैं कि वैसे तो हम शुगर मना किया जा रहा है कि भाई शुगर इंटेक कम करो जितना कर सकते हो आप, बट हमारे घरों में कहते हैं कि इसमें गुड़ डाल दो, जागरी का यूज़ कर लो. सो क्या हम इंस्टेड ऑफ जो शुगर होती है उसकी जगह जागरी यूज़ करते हैं, तो क्या ये हेल्दी है? सो आई डोंट थिंक एक हेल्दी स्विच है. ये ऐसा स्विच है जो हमें सेल किया गया ये बोल के कि हेल्दी है, कि हनी, जैगरी, ये सब फॉर्म्स ऑफ शुगर है. इन सब में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब है. तो ऑब्वियसली ये भी आपका शुगर स्पाइक करते हैं एट द एंड ऑफ द डे. हाँ, इनमें थोड़े बहुत एडेड मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए अगर आपको चूज़ करना है, आप दिवाली पे मिठाई बना रहे हैं, तो आई वुड से यस, आप जैगरी से बनाइए इंस्टेड ऑफ शुगर. बट अगर आपको रोज़ मिठाई खानी है तो फिर इट डजंट इवन मैटर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी बैड फॉर यू. अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके गट में क्या करता है?
सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में व्हाट वी नो राइट नाउ इज़ कि ये आपकी गट माइक्रोबायोम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. आपकी गट माइक्रोबायोम बेसिकली इज़ लाइक अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई. और ये आपकी हेल्थ में बड़ा योगदान देते हैं. ठीक है, ये कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, बी विटामिन बनाते हैं, जिनसे आपकी बॉडी हेल्थी रहती है. तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उनको जाके मार गिराते हैं, इज वॉट यू कैन से. तो उनके नंबर्स इम्पैक्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ द इम्पैक्ट कम्स इन योर हेल्थ ओवर टाइम. जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं तब लोगों को लगता है कि हम थोड़ा सा खूबसूरत लगें, ख़ास करके लड़कियों को लगता है. आपको भी ऐसा लगता है? आई थिंक उसके लिए तो आई ट्रस्ट ओनली वन थिंग विच इज स्लीप. ओके, ठीक है. स्लीप पे भी मैंने बहुत बात की हुई है डॉक्टर से. खैर उस पर बाद में आएंगे, लेकिन अभी चलते हैं आईवी ड्रिप के ऊपर. तो एक न्यूज़ आई है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, कि लोग नवरात्रि के लिए प्रेप कर रहे हैं कि जब उनको व्रत रखने होंगे तो उससे पहले पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से आईवी ड्रिप ले ले रहे हैं, जिससे कि उनकी जो ग्लोइंग फैक्टर, स्किन जो है वो ग्लो करती रहे, बावजूद उसके कि वो लोग नवरात्र में व्रत कर रहे होंगे. तो ये जो आईवी ड्रिप का कल्चर है, ये एक्चुअली है क्या? लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे? That's an interesting question, and it makes me think कि वो human tendency to want shortcuts वो कभी नहीं जाती है. But as someone who's worked in healthcare, let me tell you कि health में कोई shortcuts नहीं होते. ठीक है, सही रास्ता हमेशा थोड़ा लंबा होता है, एंड इसलिए अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं आपकी हेल्थ आपकी चेहरे पे दिखे, तो आपको बेसिक्स ही करने पड़ेंगे, विच इज़ स्लीप, विच इज़ रेस्ट, विच इज़ गुड न्यूट्रिशन, विच इज़ गुड गट हेल्थ, विच इज़ गुड मूवमेंट. कमिंग टू दीज ड्रिप्स, एक्चुअली इन पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी डेटा नहीं है. कुछ पे है, थिंग्स लाइक मेयर्स कॉकटेल, थिंग्स लाइक बी विटामिन, थिंग्स लाइक ग्लूटाथायोन, लेकिन इनका डेटा एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, या जिनको डेफिशिएंसीज है या कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है, तो उस डेटा को अप्लाई करना इन समवन नॉर्मल विदाउट थिंकिंग ऑफ रिस्क्स, आई थिंक ये रिस्की ज़्यादा है, और इसके बेनिफिट्स शायद बहुत ही कम हो या शायद बिल्कुल ही ना हो. तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ फैड, क्योंकि आपको वेलनेस बेचा जाता है और आपको बताया जाता है कि सुंदर दिखने के लिए, टू लुक अ सर्टेन वे, टू फील अ सर्टेन वे, यू हैव टू स्पेंड मनी. While I think that the best things are free, sleep, movement, you know, all of that is free. A stress-free life, that's free, right? So most things जो आपको glowing skin देंगी free हैं. तो that's what you should go for over these drips. अच्छा, वेडिंग्स में देखा गया है अलग से काउंटर्स लगा दिए जाते हैं, आईवी ड्रिप लीजिए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, अब आपको हैंगओवर होने वाला है, तो इसलिए आप विटामिन सी ले लो. तो ये करना ठीक है आपकी बॉडी के लिए, आपके गट के लिए? So no, not at all. And in fact, मेरे पास भी occasionally I have that one patient who keeps asking me कि डॉक्टर अंशिका, आपको तो सप्लीमेंट्स का इतना सारा पता है, प्लीज टेल मी कि कैसे मैं ना अल्कोहल भी पी लूँ और नेक्स्ट डे मुझे हैंगओवर भी ना हो. And I was like, if I had that formula, I would be selling it to the world. I would not be treating you here. So that's the moral of the story. ऐसे कोई formulas नहीं है कि आप ले लो and आप detoxify कर लोगे. अल्टीमेटली डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिवर को ही करना पड़ेगा, और अल्कोहल अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके गट पे हो रहा है, आपके माइक्रोबायोम पे हो रहा है. अल्कोहल एक नॉन ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, तो आपके सारे कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ रहा है. तो अगर आप वो जानते हुए यू चूज टू ड्रिंक अल्कोहल, उसकी कोई रेमेडी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. ये आप सच में बता रहे हो कार्सिनोजन है अल्कोहल? Yeah, alcohol is a group 1 carcinogen. ये क्या होता है? Basically anything that can induce cancers in your body. अच्छा. So alcohol, one of the top carcinogens, and alcohol is behind so many things. Fatty liver happens because of alcohol. Liver cancers happen because of alcohol. A lot of gut, gastric cancers, उनका भी रिस्क अल्कोहल से बढ़ता है. And most importantly, जो हम हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब की बात करते हैं, इनका रिस्क भी अल्कोहल से बढ़ता है. बहुत डेंजरस है ये तो चीज़ें. अच्छा, आप सप्लीमेंट्स के बीच में बात कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि जिम लोग जो जाते हैं अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए जाते हैं, लेकिन साथ में उनको जिम ट्रेनर्स या उनको बता देते हैं कि आप थोड़ा सा प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लो या कोई सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा ले लो, उससे आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, और कौन से बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए? क्योंकि आप कई बार देखा गया है जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो तो कई बार आपको
डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि क्या कितना प्रोटीन लेना चाहिए, एक तो पहली बात वो, और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई हैव एन इंटरेस्टिंग आंसर। यू नो, जब हमारी कार खराब होती है हम बिना सोचे किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास। जब हमारे पेट को कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, यू नो, इन्फेक्शंस होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? वेटरनरी के पास, है ना? right. बट जब हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें अपने हेल्थ पे किसी का यू नो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है, सप्लीमेंट्स पे चाहिए होता है, तब हम पूरी दुनिया को ट्रस्ट करते हैं। यू नो, जिम वाला हमारा ट्रेनर भी सही है, ऑल्दो हिज ट्रेनिंग इज इन you know, physical activity, movement, muscle building, we trust them. We trust influencers on Instagram. We trust our WhatsApp groups, the most trustworthy source of information ever. है ना? हम इन सब sources को trust करते हैं when it comes to our health. And my only question is why? You know, why do you have to trust everything around you when it comes to your health? Please just go to an expert. So when it comes to nutrition, nutritionist, your doctor, they could be a good, you know, person to guide you on your choices of food, protein, supplements, all of that. Of course, go for a doctor who works in that area. Don't go to a cardiologist asking for protein is what I mean. But yes, so that's important. अगर आप एडवाइस एक सही इंसान से लेंगे तो आपको सही एडवाइस मिलेगी. एंड द सेकंड थिंग इज प्रोटीन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए या जिम जाने के लिए नहीं, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी मसल्स, आपके बोन्स, सबके लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर आपका प्रोटीन आपके डाइट से पूरा नहीं होता, सप्लीमेंट ऐड करना इज़ प्रिटी रीजनेबल. इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर मोस्ट पीपल. बट वट यू हैव टू इंश्योर इज़ कि एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो आप इजीली डाइजेस्ट करते हैं. सो वहाँ पे एक फिलॉसफी है फंक्शनल मेडिसिन में कि यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब. तो अगर आप प्रोटीन ऐसा फॉर्म खा रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको ब्लोटिंग दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन दे रहा है, इट्स ऑफ नो यूज़. यू आर जस्ट बर्निंग योर मनी. तो ऐसा प्रोटीन चूज़ करिए, वेदर इट्स वे प्रोटीन और वीगन और ईस्ट प्रोटीन. दीज आर द ones that are usually available in market now. Or hydrolyzed proteins, which are broken down sources of protein, which are easier on the gut. So आप ऐसा प्रोटीन चूज़ करें जो आपके लिए काम करता है. At the same time with protein, be very mindful of the fiber intake and the hydration. These are two very important pillars. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, अगर आपकी डाइट में कोई होल फूड्स नहीं है, I know of people, especially people in that age group जो जिम जाते हैं, वो दिन में 4-5 स्कूप्स प्रोटीन लेते हैं और वो कुछ भी नहीं खाते हैं. एंड दे थिंक इट्स हेल्थी. इट्स नॉट. अगर आप अपनी डाइट को देख रहे हैं, पहला प्रोटीन हैज़ टू कम फ्रॉम योर फूड सोर्सेज. उसके बाद बचा कुचा यू कैन टेक फ्रॉम अ सप्लीमेंट, बिकॉज रिमेंबर सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट्री टू व्हाट यू आर ऑलरेडी ईटिंग. सो वो मिस्टेक्स ना करना इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑफ कोर्स योर प्रोटीन इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. अच्छा, कई बार हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर आप फ्री टाइम में बैठे हुए तो मंचिंग का मन करता है. ये मंचिंग का मन क्यों करता है, पहली बात. और दूसरी बात इसी से कनेक्टेड है कि हम बिस्किट्स खा लेते हैं, हम कोई नमकीन खा लेते हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए, आपके गट के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है? सो एवरी टाइम यू फील दैट urge to munch on something or you're feeling peckish, पहले तो you have to ask yourself कि मुझे सच में भूख लगी है या मैं बोर हो रहा हूँ या ये टाइम पास वाली चीज़ है. राइट. बिकॉज बहुत बार होता है हम सिर्फ बोर्ड हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, यू नो, एंड दैट्स वाई वी थिंक अबाउट ईटिंग. लेकिन अगर आपको जेन्युइनली भूख लग रही है, इट कुड बी योर ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन, योर ब्लड शुगर गोइंग अप एंड डाउन, मेकिंग यू फील लाइक यू नीड टू हैव समथिंग. तो उस पॉइंट पे आपको कुछ ऐसा खाना है जो आपके ब्लड शुगर को और स्टेबलाइज करे, नॉट समथिंग जो उसे और ऊपर नीचे रोलर कोस्टर बना दे. राइट. सो डोंट गो फॉर बिस्किट्स, नमकीन्स, वो पैकेट स्नैक्स, बिकॉज वो आपके ब्लड शुगर को और डिसरेगुलेट करेंगे. उस टाइम पे यू नीड समथिंग दैट्स गॉट प्रोटीन और फैट्स, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज हो जाए. राइट. सो एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम नट्स, यू नो, boiled eggs, those are good options for your 4 o'clock hunger. अच्छा, कई बार मॉर्निंग टी के साथ आप लोग बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं वो बिस्किट लेते हैं, रस्क लेते हैं, ब्रेड बटर लेते हैं. तो क्या चाय को खाली पीना चाहिए या कुछ साथ में खाना चाहिए? चाय पीने का सही तरीका क्या है? ये तो पूरी इंडिया की आपने ना दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है.
बिकॉज दैट्स द स्ट्रगल इन माई प्रैक्टिस इज वेल कि सबको होता है कि सुबह की चाय के साथ वी वांट समथिंग, Right. बट एक्चुअली दैट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू, अगर चाय बिस्किट इंडिया से चला जाएगा तो हमारा आधा डायबिटीज़ वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिकॉज एक तो हम लेते हैं वो मीठी दूध वाली चाय एंड फिर हम उसमें डिप करते हैं प्योर ग्लूकोज और हम उसे ऑलमोस्ट एक मील समझते हैं, राइट? और उसे खाने के बाद 4-5 घंटे कुछ नहीं खाते, अपने बॉडी को छोड़ देते हैं कि ब्लड शुगर रोलर कोस्टर होता रहे दिन भर, राइट? सो दैट हैबिट इज़ रॉन्ग। आइडियली आई ऑलवेज टेल पीपल कि आपको सुबह चाय की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे आपके हॉर्मोन्स पीक पे होते हैं, योर कॉर्टिसोल इज़ हाई, यू शुड बी फीलिंग एनर्जेटिक। अगर आपको सुबह उठ के कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ रही है, चाय की ज़रूरत पड़ रही है टू गेट आउट ऑफ बेड, तो आपको कॉफ़ी चाय की नहीं, आपको नींद की, आपको बेटर न्यूट्रिशन की, आपको रेस्ट की, आपको उन चीज़ों की Right. ज़रूरत है, हाँ. राइट? दैट सेड, प्लीज़ ट्राई, if you know you're trying to work on your health, the first thing to do is पहले तो पैकेज खाना अपने घर से हटाइए, बिस्किट्स हटाइए, रस्क हटाइए, नमकीन हटाइए, कुछ न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, इट इज़ एम्प्टी कैलोरीज फॉर यू। अगर आप चाय लेते हैं तो ट्राई एंड हैव इट विदाउट शुगर। आइडियली इट्स नॉट ग्रेट इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ओके, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं अपनी आईवी हेल्थ को ड्रिप अच्छा से तो करना। ज़्यादा ईजी है आई थिंक। आप क्या पीते हो सुबह? सो आई थिंक मेरी सुबह यूजुअली होती है विद समथिंग लाइक अ काढ़ा, ओके मेथी का पानी एंड सौंफ का पानी। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। ओके, और नॉर्मली जो लोग नॉर्मल है, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या पिएं सुबह में? आई थिंक मॉर्निंग में आपके लिए प्लेन वाटर इज़ वॉट वर्क्स बेस्ट, Okay. बिकॉज आपकी बॉडी पूरी रात के बाद डिहाइड्रेटेड होती है एंड योर गट नीड्स यू नो अ वेकअप कॉल। मुझे बहुत सारे सवाल सुनाई दे रहे हैं, मुझे लोग कह रहे हैं कि चाय कब पीनी है, ये बताइए आप। सो चाय ऑफ कोर्स आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चाय छोड़नी Right, पड़ेगी right, अगर right, आप right. हेल्दी होना चाहते हैं। हम भी पीते हैं कभी कभी चाय, बट यू हैव टू इंश्योर प्लीज़ शुगर छोड़ दीजिए अपनी चाय में, बिकॉज उससे काफ़ी हद तक आपकी रेगुलर चाय बेटर हो जाती है। तो शुगर छोड़ दीजिए चाय में, बिस्किट छोड़ दीजिए चाय के साथ, और चाय को ब्रेकफास्ट बहुत के एक डिफिकल्ट काम बता रहे हैं आप डॉक्टर अंशिका। आप यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार ये क्या, मैं कैसे पीऊँ, चाय का पीऊँ, क्योंकि आधी दुनिया तो अभी चाय पी रही होगी जिस टाइम हम बात कर रहे होंगे। तो खैर चलते हैं आगे कॉफ़ी के ऊपर। आजकल ब्लैक कॉफ़ी लोग बहुत पी रहे हैं, कहते हैं एनर्जी आ जाती है। सो ब्लैक कॉफ़ी पे डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। इन small amounts, मतलब 2 to 3 cups a day, it's actually protective for your body, great for fatty liver, great for your heart, but कॉफ़ी के साथ एक नुआंस है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रात में ना पिए बिकॉज दैट विल डिसरप्ट योर स्लीप, बट अदरवाइज ब्लैक कॉफ़ी इज़ ग्रेट फॉर यू। अगेन विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट। अगर आप थोड़ा मिल्क डालना चाहते हैं दैट्स ऑल्सो ओके। अच्छा, अब गट के लिए अगर हम फ्रूट्स पे आते हैं, लोग कहते हैं कि चलो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है तो फ्रूट्स खाने लगते हैं हम। सुबह में फ्रूट, दोपहर में थोड़ी देर में 12 बजे एक फ्रूट, फिर शाम को एक फ्रूट, ऐसा कर लेते हैं अगर। तो किस कैपेसिटी में हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, और क्या नमक मिर्च के साथ खाने चाहिए, मसाले के साथ खाने चाहिए, या फिर ऐसे ही खाने चाहिए, कैसे खाना चाहिए फ्रूट्स? सो फ्रूट्स के बारे में जो एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि फ्रूट्स कोई फ्री पास नहीं है कि आपने जितना मर्जी खा लिया और आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ्रूट्स ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छे हैं, उसमें पॉलीफिनॉल्स है, उसमें फाइबर है, आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है फ्रूट्स, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना है। तो आप कब फ्रूट खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दिन में 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट खाइए, वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप प्लेट भर भर के फ्रूट्स खाएंगे, दिन भर नहीं चलेंगे, आपको उससे भी फैटी लिवर हो सकता है। अच्छा, फैटी लिवर का जो रीज़न आपने बताया, एक तो अल्कोहल से हो सकता है, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी है, अगर उससे भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं या फिर मैं भी जाकर टेस्ट करा रहा हूँ तो फैटी लीवर तो निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं से वो लोग। तो ये सबको क्यों हो जा रहा है फैटी लीवर? सो फैटी लिवर एक पॉइंट था जब सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को होता था। हाँ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स जब सर्जरी करते थे तो उनको दिखने लगा कि नॉन अल्कोहलिक्स का भी लिवर फैटी क्यों है, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये अज्यूम किया ये पेशेंट हमसे झूठ बोल रहा है, ये पीता होगा इसने हमें बताया नहीं है, यू नो। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। सो
it happened like that for very long. फिर एक दिन one of the doctors was operating on someone he knew. अच्छा. And he was very sure this person does not drink. And he noted he also had a fatty liver. अच्छा. And that's when the research came about. That's what kickstarted the process. People looked into it and finally we figured कि एक अल्कोहल वाला फैटी लिवर होता है, एक फैटी लिवर होता है जिसको आप मैसिल-डी बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीatotic फैटी लिवर डिजीज. ओके. ओके, सो बड़ा सा नाम है, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस, ये बहुत ज़्यादा शुगर एंड कार्ब्स है आपके सिस्टम में, उसकी वजह से हो रहा है. जो भी बचा कुचा शुगर है जो आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पा रही है, उसको आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट करती है और लिवर के ऊपर स्टोर करती है. दैट्स एसेंशियली फैटी लिवर. तो काफ़ी लोग सुनते हैं, उनको लगता है फ़ैट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मैं फ़ैट्स खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एवोकाडो बंद कर देता हूँ, घी बंद कर देता हूँ, बट एक्चुअली इट्स अ शुगर प्रॉब्लम. आप पहले शुगर बंद करो, आप पहले रिफाइंड फ्लावर्स लाइक मैदा वो बंद करो, बिस्किट्स बंद करो. That's when your fatty liver would start improving. Another thing which people miss out is the culprit is the fructose. तो हमारे फ्रूट जूसेस, कोलास, स्पेशली फ्रूट जूसेस जो लोग बड़ा हेल्दी समझ के पीते हैं ना, दैट्स व्हाट्स कॉजिंग द फैटी लिवर. ओके. तो ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस जो आते हैं, ये तो वैसे भी आपने बोला कि लेबल देख के पढ़ो, इसमें तो आधा तो शुगरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इसमें फ्रक्टोज भी आई गेस इसमें होता है लेबल्स में अगर आप देखेंगे तो. अगर नेचुरल फ्रूट जूस कहीं पे हम पी रहे हैं ठेले पे, तो उसमें गंदगी के अलावा थोड़ी एनर्जी होती है क्या? सो ऑफ कोर्स एनर्जी सोर्स तो है, बिकॉज उसमें शुगर्स हैं, एंड शुगर्स आपकी बॉडी के लिए एनर्जी नहीं, क्विक एनर्जी होती है. बट द प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि अगर फ्रेश जूस है तो वो हेल्दी है. What healthy? It's not healthy at all. Because उसमें वो शुगर जो है इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, आपकी बॉडी में क्विकली शुगर स्पाइक होगा. ये पैकेज्ड फूड की बात कर रहे हैं हम लोग? ये पैकेज्ड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट जूसेस. ओके. जो हम लोग ठेले पे जाके रोड साइड में कभी कभी पी लेते हैं, जो काफ़ी साल पहले जब लोगों को पता नहीं था, वो जिम करके जाके भी ऐसे जूसेस पीते थे कि मौसमी का जूस एंड ऑरेंज जूस. इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड the healthiest, the purest thing that you could get. But actually वो आपको हार्म कर रहा है. उससे आपको फैटी लिवर हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है इतना शुगर हैंडल करना, आपके पैनक्रियास की कैपेसिटी नहीं है इतना शुगर हैंडल करना. तो बस आप पीते हैं, आपका ब्लड शुगर क्विकली स्पाइक करता है. जब ये बार बार होता है, Congratulations, you have diabetes now. ओके. वेरी डेंजरस. अच्छा, अब गट के बारे में बात करते हैं कि अपने गट को कैसे एक परफेक्ट गट बनाएं, जिससे कि सारे जो डिजीजेस हैं वो दूर रहें, बाय बाय करके निकलती रहें बॉडी से, कहीं आकर हमारी बॉडी में रुक ना जाए. वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन, एंड ऑनेस्टली इसका कोई सही जवाब नहीं है, बट आई कैन टेल यू अ फ्यू ग्राउंड रूल्स जो फॉलो करने से यू विल मूव टुवर्ड्स बेटर गट हेल्थ. सो पहला रूल इसका ये है कि एवरी वंस गट एंड एवरी वंस बॉडी इज डिफरेंट. अगर कोई आपको कह रहा है ना कि आप ये डाइट फॉलो करो, आपको डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट फॉर यू, नहीं. आपका गट कोई ट्रेंड्स नहीं जानता, आपका गट कोई फैट्स नहीं जानता, आपका गट जानता है अपनी बायोलॉजी. तो अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से खाइए. जो आपके एंसेस्टर्स खाते थे वो खाइए, जो आपने बचपन से खाया है वो खाइए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड कि आपका गट किस फूड को कैसे रिएक्ट करता है. अगर आप फॉडमैप फूड्स को, जैसे बीन्स हैं, राजमा है, आप अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, आपका गट आपको बता रहा है कि आई डोंट लाइक दिस, तो डोंट गिव इट दैट एवरी अदर डे. सो दैट्स वन सिंपल रूल. द अदर रूल इज, अच्छे गट हेल्थ के लिए आपको डाइवर्सिटी चाहिए बैक्टीरिया की. यू वांट डिफरेंट बैक्टीरिया, और डिफरेंट बैक्टीरिया वांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो सेम चीज़ें बार बार रिपीट पे खाने से बेटर है आप डाइवर्सिटी खाइए. अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेग्यूम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स एंड सीड्स. दिस इज़ व्हाट फीड्स योर गट माइक्रोबायोम. लोग प्रोबायोटिक्स के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं कि प्रोबायोटिक्स इन गट हेल्थ. बट द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. प्रोबायोटिक से पहले आपको प्रीबायोटिक देना है. प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक एक ऐसा फाइबर है जिसपे आपका गट माइक्रोबायोम जिंदा रहता है. ओके. अगर आप वो नहीं देंगे तो आपके अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे कुछ टाइम. कैसे मिलेगा ये? सो वो आपको मिलता है अपने फाइबर सोर्सेज से, जैसे कि गार्लिक, जैसे कि अनियन, जैसे कि लीफी ग्रीन्स, जैसे कि इसबगोल. सो ये सब फाइबर सोर्सेज आपके गट बैक्टीरिया का खाना है. तो जब तक आप पैकेज फूड खा रहे हैं ना, आप अपने गट बैक्टीरिया को फीड नहीं कर रहे हैं सही तरह से. तो आपको इसलिए अपने खाने में फाइबर ऐड करना है. सो ये चीज़ें हैं जो आप करेंगे. एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है,
for gut health, good sleep and stress management. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं हमेशा तो गट माइक्रोबायोम सफ़र करेगा आपका. आधा दिल्ली एनसीआर स्ट्रेस के साथ जी रहा है. I would say 99%. Right. You know, I get so many people जो अपने गट का ध्यान रख रहे हैं, क्लीन खा रहे हैं, होम कुक खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़े कॉन्शियसली सप्लीमेंट स्टैक उनका प्रिस्टीन ये वो सब ले रहे हैं वो, पर उनकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, उनका डाइजेशन ठीक नहीं है. एंड द रीज़न इज़ सब कुछ ठीक है बट स्ट्रेस्ड हैं आप स्ट्रेस्ड हैं, आप दिन में 3-4 घंटे सो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी गट माइक्रोबायोम पे डेफिनेटली आएगा. डॉक्टर अंशिका, आपके क्लाइंट्स कोई हो, उनकी कोई केस स्टडी हो, कोई अपने प्रॉब्लम्स के साथ आया हो, फिर आपने उनको जादू करके ठीक कर दिया विदाउट मेडिसिन, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास है, याद आ रही है आपको? So many interesting stories now because जादू नहीं. राइट, मतलब मैं तो ऐसे ही कह रहा था. No, but I call it the art and science of medicine. Right. The science is because the base is science. सब कुछ scientifically researched, evidence based होता है. But art क्या है उसमें? उस research base को उठाना और एक किसी की लाइफ में अप्लाई करना. That's the art in it. So it's the art and science of medicine. And I'll tell you, very recently I had someone who had gut issues, एकदम long standing, मतलब 12-13 years के gut issues. So much so that most of his doctors told him कि आपका psychosomatic issue है, Okay. you know, and these psychosomatic issues are causing you to feel that you have these gut issues. आपको depression है, आपको anxiety है. तो he was put on a whole cocktail of psychiatric medications, you know, antidepressants, anti-anxiety medications, all of that. And when he came to me, he was just looking for one answer कि डॉक्टर प्लीज टेल मी कि ये सब मेरे दिमाग में नहीं है, कुछ तो है जो चल रहा है मेरे अंदर. Right. And then what we do is we go into the depth of what's happening in your body. We look at your microbiome, we look at your genetics, we look at something called organic acids. तो इतने depth में देखने के बाद ये पता चला कि he had a lot of imbalances in his microbiome. You'd be surprised, हमें 6 महीने लगे to work on his case. It took us 6 months to work on his gut health. It's a slow process. We built his microbiome, we built his lifestyle from scratch. Today, I think he's been off his antidepressants for about 4-5 months, feeling fabulous as ever. And his wife calls me once in a while to tell me कि you know what have you done? Because पहले 10 साल he's been so unwell. And now he's fitter than me. He could not walk. He could not walk 3,000-4,000 steps in a day. And अभी when we're going on trips, वो 22,000 steps चल रहे हैं. All because his gut health is fixed. डॉक्टर अंशिका, एक गेम खेलते हैं यहाँ पर. एक फूड का नाम लूँगा, एक कॉम्बिनेशन का नाम लूँगा, उसको आपको बताना है कि गुड, बेस्ट या फिर वर्स्ट क्या है. ये शुरू करते हैं पहले से. पोहा. Good if you're having it with some protein and some fiber. आलू पराठा विद बटर. Worst. Carbs and fat, where's the protein? इडली सांभर. Good. ब्रेड जैम. Worst. एग रोटी. Good, but add in some fiber, I would say. कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क. Worst. It's sugar, sugar and sugar. ड्रिंक्स में आप मुझे बताइए कि दिस इज गुड, बेस्ट और वर्स्ट. छाछ. Best. फ्रेश कोकोनट वाटर. Best. Good hydration for you, electrolytes, great for you if you play sport or you're dehydrated. Hands down, the best. पैकेज्ड फ्रूट जूस. Worst. कोल्ड ड्रिंक्स. Worst. It's going to cause fatty liver, too much sugar. मीठी चाय. Worst. I mean, you can manage your chai without sugar. Yeah. ब्लैक कॉफ़ी. Good. ओके डॉक्टर अंशिका, थैंक यू सो मच. आप यहाँ पर आए और आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया. हमारे गट को हेल्दी बनाने के लिए जादू की झप्पी जो कहते हैं ना, वो कि जादू की झप्पी से सब कुछ सही हो जाता है. आप बिना मेडिसिन वाली जो झप्पियाँ दे रही हैं लोगों को सिर्फ बातें करके उनको बता रही हैं, उनके सोर्स के बारे में बता रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी कुछ नई चीज़ मुझे लगा कि आप दवाएँ खाइए और उससे सही होइए. उससे बेटर ये है कि आप अपने फूड हैबिट को सुधार लीजिए. मुझे आपको लगता है कि कुछ अगर 2 चीज़ें बतानी हो, आप अगर बताना चाहें ऑडियंस को कि गट हेल्थ को सही करने के लिए 3 बेस्ट चीज़ें क्या करनी चाहिए, जाते जाते बस ये 3 चीज़ें बता दीजिए. Sure. I mean, it was lovely being here.
And I think if I want to leave everyone with one thought, it's this कि हम कहते हैं कि ये गट इश्यूज़, ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, है ना? सभी बोलते हैं, डॉक्टर्स भी आपको यही बोलते हैं आपके लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, तो हम इनको पिल्स से ठीक करने में क्यों लगे हैं? दैट्स वर्थ थिंकिंग, राइट? कि लाइफस्टाइल से आते हैं तो लाइफस्टाइल से जाएंगे, दैट्स द बेसिक रैशनल बिहाइंड इट. अगर आप रियली चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे तो खाने से पहले सोचिए इफ़ दिस फूड इज़ रियली गुड फॉर माई गट माइक्रोबायोम एंड माई गट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड चीज़, मेक श्योर आप जो भी खाते हैं आप वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं. आप जो भी डाइजेस्ट नहीं करते हैं वो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. it's the first step in creating issues for you later on. So make sure you're digesting everything well. And third thing जो बहुत underrated है कि आप जब खाना खाएं अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से खाइए. रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अगर आप खा के सो रहे हैं डेफिनेटली वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा. एंड ऑल्सो जब आप खाना खाएं तो मेक श्योर आपकी बॉडी खाने के लिए रेडी है. तो एक हम बोलते हैं ना, एक फाइट एंड फ्लाइट मोड है, एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है. तो भागते हुए कैब में कंप्यूटर के सामने खाना मत खाइए. बैठ के आराम से ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशनल टॉपिक हो जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हैं, आराम से फैमिली से बात कर रहे हैं, तब खाना खाइए. एंड दैट्स व्हेन द फूड विल रियली बी अ पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी एंड कंट्रीब्यूट टू योर इम्प्रूव्ड हेल्थ. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशिका यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि आपके लाइफ में कुछ ऐड हुआ हो तो ऐसे और पॉडकास्ट हम लेके आते रहेंगे. फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.